फोटोग्राफर वही आदमी बनता है जिसको बचपन से दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है की बात नहीं है भाई साहब। और मैं एक निवेदन और आपसे कर दूं कि आप मंच से किसी का भी फोटो खींचना, मेरा फोटो नहीं खींचना है नहीं, इसमें टेक्निकल समस्या है। समस्या ये है दोस्तों, आप लोग एक दिव्य परिसर में बैठे हो, बिल्कुल झूठ मत बोलना। इस मंच पे सबसे खूबसूरत आइटम कौन? अपन है कि नहीं है? क्या कर रहे हो तुम? कवित्री को जोड़ लो तो भी मैं ही सुंदर निकलूंगा। नहीं नहीं, खूबसूरती से कभी कभी समस्या हो जाती है। समस्या ये होती है कि ये फोटोग्राफर फोटो खींचेगा, सुबह प्रेस वाला फोटो मांगेगा, 10-20 फोटो प्रेस वाला देखेगा, अपना फोटो छप जाएगा, अखबार में खबर छप जाएगी कि ललितपुर के बड़े मंदिर वाले बाजार में शानदार कविता पाठ किया भाई पंकज फनकार ने। यहां तक मामला ठीक रहता है। इसके बाद समस्या हो जाती है भाई साहब। इसके बाद समस्या ये होती है कि दोस्तों आप लोग अखबार पढ़ते हो और अखबार पढ़ के दे देते हो रद्दी वाले को। रद्दी वाला अखबार उठा के दे देता है हलवाई को। हलवाई उसमें जलेबी रख के खिला देता है बच्चे को। बच्चा जलेबी खाता और अखबार फेंक देता है नाली में। और फिर भाई साहब अपने मुंह पे लगी रहती है चाशनी। और हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी कुत्ता हमारा मुंह चाटे। तो फोटो खींचेगा नहीं तो ये समस्या होगी ही नहीं। तो फोटो खींचने से कभी कभी समस्याएं भी हो जाती हैं। आपने नम्रता ने बहुत लंबी वंदना पढ़ी। समय कम रहता है तो अपन इतनी बड़ी वंदना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन काम वही कर सकते हैं। मैं 1 मिनट में एक वंदना पढ़ने की कोशिश करता हूं और फिर शायद आप लोगों तक आनंद पहुंच जाए। तो आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मांगता हूं। इतनी लंबी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अपन तो जैनी आदमी, काय को शब्द भी खर्च करो। 4 पंक्तियों में वंदना देखना कि हे मां शारदे मुझको सच्चा प्यार दे। हे मां शारदे मुझको सच्चा प्यार दे। इस दिव्य परिसर में जो आए उन लोगों को तार दे। इस दिव्य परिसर में जो आए उन लोगों को तार दे। और इस देश में अफजल का समर्थन करने वाले जितने भी कन्हैया हों उन्हें 2 गज जमीन में गाड़ दे। तो काम तो तालियां आपने उसकी कविता पे भी इतनी बजाई थी भाई साहब। मेरी समस्या ये है। आइए दोस्तों, इन सारी बातों का समय कम है क्योंकि आप लोगों को सुबह वापस फिर इसी परिसर में आना है। मैं भूमिकाएं अधिक बनाऊं, कवियों को समय कम मिले तो ये संचालक की जिम्मेदारी नहीं होती है। मैं आपके अपने आंगन की तुलसी को आप लोगों के बीच में परोसना चाहता हूं। भाई सुयश को आप कितना प्यार करते हैं ये आपने पहले भी सबूत दिया था। एक बार और जब वो इस माइक तक आए तो तालियां बजाकर उसे आमंत्रित करें। भाई सुयश जैन की बात कर रहा था। भाई तेरे को जितना समर्थन मिला उतना मैं 3 बार में आके भी नहीं इकट्ठा कर पाया। नहीं, ये होना भी चाहिए। हम लोग कल आपको थोड़ी ना मिलेंगे, आपको यही मिलेगा यहाँ पे। नहीं, वो दोनों नहीं हो सकते भाई साहब। आपको ईंटों की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर माइक नीचा हो तो माइक के नीचे, और कभी नीचा हो तो कभी के नीचे। बहुत अच्छी बातें कर रहा था, बोले है ना शादी नहीं हुई, प्यार प्रसंग की बातें कर रहा था, प्रेम प्यार की बातें कर रहा था। सुयश भाई तुम्हारे अनुभव अभी कच्चे हैं। जिनकी हो गई उनने क्या उखाड़ लिया? नहीं, उनसे पूछो, हमसे पूछो भाई साहब। हमारा दुख, मैं 10-15 दिन की यात्रा के बाद घर पहुंचा तो मुझे तो अपनी झांसी की रानी के पूरे लक्षण मालूम थे। तो दरवाजे के बाहर ही हाथ जोड़ लिए और अंदर जाकर निवेदन किया कि देवी क्या तू मुझे ऐसी रोटी बनाकर खिला सकती है जैसी मेरी माँ मुझे बनाकर खिलाया करती थी। अब पत्नी भी पंकज फनकार की, ऊपर से जैन साहब की। तुरंत बोले बिल्कुल खिला सकती हूँ, लेकिन पहले वैसा आटा गूंथ जैसा तेरा बाप गूंथा करता था। तो सुयश तू लड़कियों मत पड़ इन चक्करों में भाई साहब। इसके बिल्कुल रिजल्ट अच्छे नहीं लिखते हैं। हाँ, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो भाई साहब एक दिन कोर्ट में खड़ा हुआ था, पेशे से एडवोकेट हूँ। तो एक आंटी जी मेरे सामने आई तो वो थोड़ी सी उदास थी और इतनी बड़ी बिंदी लगाए हुए थी, बिल्कुल 10 के सिक्के की जैसी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतनी बड़ी बिंदी क्यों लगाए हुए। तो मैंने उनसे कहा कि चाची आप इतनी बड़ी बिंदी क्यों लगाए हुए हो? बोले पंकज बेटा तेरे को नहीं मालूम, इससे है ना अपने आदमी की उम्र बढ़ती, पति की उम्र बढ़ती है। तो मैंने कहा बढ़ती होगी। 8-10 दिन बाद वो आंटी जी दोबारा आई वहाँ पर। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा चाची ये आज बिंदी थोड़ी छोटी सी लग रही है। बोले कुछ नहीं बेटा पंकज, तेरे चाचा को कोरोना हो गया। मैंने कहा हो गया होगा। मैंने कहा चाची आप दुखी मत हो, कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाएंगे। 8-10 दिन बाद आंटी मुझे को दोबारा मिली तो बिंदी थोड़ी और छोटी हो गई थी। तो मैंने उनसे फिर पूछा, मैंने कहा चाची चाचा की तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? बोले कुछ नहीं, उनको भोपाल में एडमिट कराए हैं। तो मैंने कहा आप तसल्ली रखो, कोई समस्या की बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। 8-10 दिन बाद वो दोबारा मिली मेरे को तो बिंदी थोड़ी सी और छोटी हो गई थी।
तो मैंने उनसे फिर पूछा, मैंने कहा चाची क्या हुआ, तबीयत ज़्यादा ही खराब है क्या? तो बोले पंकज बेटा तेरे को क्या बताऊं, अब तो वो वेंटिलेटर पे चले गए। तो मैंने कहा चाची आप अभी भी धैर्य धारण करो, अपन जैन समाज के लोग हैं, सिद्ध चक्र विधान में जाओ, अपने आप ठीक हो जाएंगे। भाई साहब 1 महीने बाद वो चाची फिर आई कोर्ट में, तो बिंदी वापस 10 के सिक्के के बराबर। तो मैंने उनसे कहा कि चाची बधाई हो, चाचा की तबीयत ठीक हो गई। चाची बोली काहे की ठीक हो गई, वो तो निपट ली, अपन ने दूसरी शादी कर ली। तो ये समस्याएं हैं सुयश, तू प्यार प्रसंग में मत फंस, कोई रिजल्ट नहीं निकलना इसके। दोस्तों अभी भी आप लोग जितनी तालियां बजा रहे हो उतने में कभी सम्मेलन चलते नहीं हैं। अगर आप चलाना चाहते हो तो एक बार पूरा सदन फिर से मुझे तालियां बजाकर आदेशित करे, ताकि मैं पहले कवि को आप लोगों के बीच में परोस सकूं। पहला कवि संस्कारों का कवि है दोस्तों, वो गीतों के माध्यम से, मुक्तकों के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाएगा। मैं उसकी भूमिका में एक कथानक आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि क्या होते हैं संस्कार, क्या थे इस देश के संस्कार और हम कहां से कहां तक पहुंच गए। दोस्तों आप सब लोगों ने सुना होगा कि भगवान राम और लक्ष्मण जंगल में गए, माता सीता का हरण हुआ। माता सीता का हरण होने के बाद जब वो माता सीता की खोज में यहाँ से वहाँ भटक रहे थे, तो घूमते घूमते एक जगह भगवान राम को माता सीता के पैर की पायल और कान के झुमके दिखाई दिए। तो भगवान राम खुश होकर लक्ष्मण से बोले कि देखो लक्ष्मण, ये माँ के सीता के पैर की पायल है और कान के झुमके हैं। लक्ष्मण ने बड़ी विनम्रता के साथ सर झुकाया और उनसे कहा कि भगवान बड़े भैया, मैं माता सीता के पैर की पायल तो पहचान सकता हूँ, कान के झुमके नहीं पहचान सकता, क्योंकि मेरी मर्यादा ने कभी मुझे ये अनुमति ही नहीं दी कि मैं उनके चेहरे की तरफ भी देख सकूं। ये होती थी उस समय की मर्यादा। उस मर्यादा के साथ गीतों को गाने वाला, जीने वाला कवि हमारे और आपके बीच में आदरणीय रविंद्र रवि जी ग्वालियर से आए हैं। मैं चाहता हूं जब तक वो इस माइक तक आए, पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर उन्हें आमंत्रित करे। भाई रविंद्र रवि।